और मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में अगर आपको लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मनी डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी मार्केट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आपको दिखाई देगा कि वाई जो है वो रियल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और रियल फोर्सेस बेसिकली क्या करती हैं, शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट रहती हैं। तो देश में कितना आउटपुट आप क्रिएट कर रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अल्टीमेटली जो आप डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं, मींस आपकी मनी का, नॉमिनल इनकम का कितना प्रपोर्शन आप एज ए अपने पास कैश बैलेंस रखोगे, मींस द के दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा मनी डिमांड, राइट। आपका जितना कम आपका इनकम उतना ही कम आपका मनी डिमांड बेसिकली होने वाला। इट मींस कि दोनों के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिखाई देगा। जितना ज्यादा के बढ़ता रहेगा ना, उतना ही आपको क्या दिखाई देगा, जो आपका ये पर्टिकुलर कर्व है ये ऊपर जाता रहेगा। सो आज जो हमने बात करनी है हमारे आज के लेक्चर में, दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में हमने बात की थी, राइट। तो अगर हम कैश बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सीबी अप्रोच भी बोलेंगे, सो वो किसी भी वैल्यू ऑफ मनी को सेम कंटेक्स्ट में जज करते हैं जैसे हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, राइट। सो जैसे कि मार्केट में किसी भी वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, है ना, इक्वेट्स टू द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, और दोनों को आप इक्वल में रखते हो तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है, द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट। सो जो कैम्ब्रिज वर्जन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जो कि दिया गया था किसके द्वारा, मार्शल और पीगू के द्वारा, उन्होंने अल्टीमेटली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डिमांड ऑफ मनी भी है ना, दैट इज ऑल्सो विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी, राइट। सो डिमांड फॉर मनी की और सप्लाई ऑफ मनी को अगर आप इक्वेट करेंगे तो अल्टीमेटली वहां पे आप वैल्यू ऑफ मनी को डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ मनी का मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज द वैल्यू ऑफ मनी, ओके। अब अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, लेटर स्टेज में हम और भी इलैबोरेट वे में देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में। तो वन ऑफ द जो डिसिमिलैरिटी है दोनों में वो ये कि जब हम फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि फिशर वाज सीइंग मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, कि मनी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जबकि जब आप कैम्ब्रिज वर्जन की बात कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, तो कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि जो मनी है उसकी जो डिमांड की जाती है वो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन के तौर पे की जाती है। व्हाट डज इट मींस देन? इट मींस कि आप पैसे की डिमांड इसलिए करते हैं ताकि उस पैसे का इस्तेमाल आप फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए कर सकें। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड द फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो अगेन आगे इलैबोरेट करें इस पर्टिकुलर थ्योरी को, तो जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि जो लोग हैं किसी भी देश के अंदर, वो उनकी जो भी नॉमिनल इनकम है ना, उसका कुछ पार्ट को एज ए कैश बैलेंस अपने पास रखते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कैश को फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। आपकी कोई भी इनकम आ रही है, राइट, मींस आप मान लो 10,000 रुपए महीने के कमा रहे हो। सो व्हाट दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं कि जो आपकी नॉमिनल इनकम आ रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल इनकम नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम कब होता है? जब P इंटू वाई होता है, जब आप जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, उनका आप मल्टीप्लाई कर दें किसे? द प्राइस लेवल से, द जर्नल प्राइस लेवल से, द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से कर दें। सो दैट विल बिकम व्हाट? द नॉमिनल इनकम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। सो उस नॉमिनल इनकम का मींस वो जो 10,000 रुपए आपके खाते में आए, उसका एक छोटा सा पार्ट आप बेसिकली क्या करेंगे? अपने पास रख लेंगे, कैश को बैलेंस रखेंगे, राइट। मींस अपने खाते में आप कहते हो ना कि कितना बैलेंस पड़ा है ना। सो मींस उस पर्टिकुलर नॉमिनल इनकम का एक छोटा सा पार्ट अपने पास रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि उसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय में कर सके। और उस जो छोटे से पार्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, नॉमिनल इनकम के पार्ट की, दैट विल बी डिनोटेड बाय के, स्मॉल के से उसको हम डिनोट करेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन क्या बनी? द मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई। मींस आप जो मनी का डिमांड कर रहे हैं वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है उस रेशियो के, किस रेशियो के? जिसको हम के बोल रहे हैं,
और वो किसका है बेसिकली, वो पी वाई का है, राइट, मींस नॉमिनल इनकम का है। सो वाई यहां पे आपका एग्रीगेट आउटपुट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। जो पी है आपका वो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ओ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका के है वो बेसिकली क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन मनी। आपके नॉमिनल इनकम का वो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन जो लोग एज ए मनी अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, दैट इज के। और लास्ट में जो आपका एमडी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच पब्लिक वांट्स टू होल्ड, कि अल्टीमेटली कितना लोग पैसा अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द एमडी दैट वी हैव। कोई डाउट किसी को अभी तक नहीं? ओके, सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इफ यू वांट टू हैव ए मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एमडी इज इक्वल टू एम, मींस द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। अब डिमांड ऑफ मनी तो आपने देख लिया कैसे होता है, इज इक्वल टू केपीवाई, राइट, और मनी का सप्लाई कहां से होता है। अब ये जो मनी सप्लाई है ना, दैट इज एक्सोजीनियसली गिवन, ये फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है, क्योंकि मनी सप्लाई किसी भी कंट्री में डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज या सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, है ना, मींस ये एक्सोजीनियसली गिवन है। और मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में अगर आपको लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मनी डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी मार्केट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आपको दिखाई देगा। सो अगर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा तो इट मींस इक्विलिब्रियम की स्टेट में आपको क्या दिखाई देगा, द एम इज इक्वल टू के पी वाई, एम इज इक्वल टू द के पी वाई। एम इक्वल टू के पी वाई का मतलब क्या, अगेन इट मींस कि मनी सप्लाई भी किसके इक्वल होगा, मनी डिमांड के। अब के पी वाई जो है वो मनी डिमांड की इक्वेशन थी, एम जो है बेसिकली मनी सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम के केस में आपको एम इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, के पी वाई दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ये दोनों इक्वेशन देख रहे हैं ना, इक्वेशन 1 देख रहे हैं और इक्वेशन 2 देख रहे हैं, तो आपको यहां पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो आपको सेम है इक्विलिब्रियम के केस में। लेकिन अगर आप फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर जाते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो जो कैश बैलेंस अप्रोच में ये के है, और फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच में जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी था, दैट इज ऑल्सो बोथ रिलेटेड टू वन अनदर। कैसे रिलेटेड है दोनों से, देखो जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या था, कि एक पर्टिकुलर नोट कितने लोगों के हाथ से निकलता है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, राइट, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, राइट। अब देखो ये इनवर्सली रिलेटेड है कैश बैलेंस से, दैट पीपल वांट्स टू होल्ड, मींस के इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी। वाई सो, रीजन के प्रैक्टिकली समझ के देखो इस बात को। देखो जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा मनी से, उतना मींस कि लोग अपनी जेब के अंदर पैसा कम होल्ड कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब है। जितना कम सर्कुलेशन होगा मनी का, उस नोट का, इट मींस वो पर्टिकुलर नोट आपकी जेब में ज्यादा पड़ा है, ज्यादा टाइम के लिए पड़ रहा है। इट मींस कि के इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। सो के इज इक्वल टू व्हाट, द 1 अपॉन में वी, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। सो देखो अगेन, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसमें हमें हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है कि प्राइस लेवल कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, राइट, जिसको हम रिग्रेसेंट भी बोलते हैं, जिसको हम बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, है ना। सो पी के कंटेक्स्ट में अगर आप इक्वेशन को रीफ्रेम करेंगे तो इक्वेशन रीफ्रेम्ड होकर कैसे दिखाई देगी, द पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में के इंटू में एम अपॉन में वाई। रिफ्रेश कर दिया आपने, जो आपको ऊपर सेकंड इक्वेशन जस्ट गिवन है, उस सेकंड इक्वेशन को आपने क्या किया है, रिफ्रेश किया जस्ट। जब पी को आप लेफ्ट साइड में लेके आए और बाकी सारी की सारी चीजों को राइट साइड में लेके आए, तो आपका नया इक्वेशन क्या होगा, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में के इंटू में एम अपॉन में वाई। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? नो, ओके। सो फिशर का अगर आप इक्वेशन देखेंगे और कैश बैलेंस अप्रोच में आप इक्वेशन देख रहे हो, तो दोनों का दोनों अकाउंटिंग आइडेंटिटीज हैं। अकाउंटिंग आइडेंटिटीज का मतलब देखो क्या होता है, जहां पे दोनों की दोनों साइड आपस में इक्वल होती है। सो यहां पे अगर आप अकाउंटिंग आइडेंटिटी बनाएंगे तो के इज इक्वल टू वो क्या हुआ, एम अपॉन में पी वाई। मीन्स अगर आपको कैश बैलेंस निकालना है आपकी इकोनॉमी का, तो हाउ कुड यू फाइंड दैट, आप एम को डिवाइड करेंगे किससे, पी वाई से। एम क्या है यहां पे, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। पी वाई क्या है यहां पे, द नॉमिनल इनकम दैट यू हैव इन योर कंट्री, राइट। तो न्यूमिनेटर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई दिखाई दे रहा है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेशनल इनकम दिखाई दे रहा है। ऐसे भी आप किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, के को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप तीसरी इक्वेशन को दोबारा देखेंगे ना, तो चेक इट आउट वंस मोर। देखो पी यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है।
और जो आपका एम है, राइट, एम क्या है बेसिकली? द मनी सप्लाई दैट वी हैव, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो होता क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एक्सोजीनियसली गिवन होता है, भारी होता है, फिक्स्ड होता है। वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, उनके द्वारा डिफाइन किया जाता है ना। इट मींस कि उसको बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल इफेक्ट नहीं करता, वो खुद में इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? एम दिखाई दे रहा है। ओके, इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन को और भी हम अच्छे से क्लियर समझते हैं। देखो, ऑल दो जो मार्शल और पिगू थे उनका यह मानना था कि जो आपका डिमांड ऑफ मनी को बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं। कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती है डिमांड ऑफ मनी? मींस आप अपनी जेब में कितना पैसा रखना चाहते हैं, ये बात बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है उसको देखो। सबसे पहली चीज करंट इंटरेस्ट रेट, देश के अंदर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चल रहा है देश के अंदर तो आप ज्यादा पैसे को होल्ड करने की कोशिश करोगे। अगर कम चल रहा है तो कम पैसे को अपनी जेब में होल्ड मतलब अपने बैंक अकाउंट में होल्ड करने की बात कर रहा हूं, राइट। वेल्थ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है तो वो ज्यादा पैसा होल्ड करेगा। किसी के पास कम वेल्थ है जिसका खाना पीने का गुजारा भी नहीं हो रहा, वो अल्टीमेटली क्या करेगा? कम वेल्थ को होल्ड करेगा, सीधी सी बात है, राइट। मींस जो 300 रुपए की दिहाड़ी करके घर पे आता है इंसान, है ना, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको अपने बीवी बच्चों को खाना परोसना है एट द एंड ऑफ द नाइट, और कल के लिए राशन भी लेके आना है। क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो वो ज्यादा पैसा जो अपनी जेब में होल्ड कर पाएगा उस 300 रुपए में से निकाल के? एब्सोल्युटली नॉट। इट मींस कि जितना आपका बेसिकली वेल्थ है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर उसकी संपत्ति ज्यादा है तो ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस, कि फ्यूचर प्राइजेस पे भी की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं तो आज के दिन आप अपनी जेब में पैसा होल्ड क्या करोगे? ज्यादा करोगे, कम करोगे? कम करोगे, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैंने आज नहीं खर्चा तो कल के दिन मेरे इस पर्टिकुलर जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आप उस केस में क्या करेंगे? कम से कम अपना पैसा अपनी जेब में रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर देंगे। लेकिन अगर आपके फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस क्या है, मान लो कम है, तो आप आज क्यों खर्च करेंगे? आपको पता है कि सेम माल जो आपको कल सस्ता मिलेगा आज महंगा मिल रहा है, तो आप पैसे को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगेन जो फोर्थ चीज उन्होंने बात की वो कहते हैं कि फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है वो भी डिपेंड करता है, राइट। वो भी डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ मनी से। लेकिन फिर उन्होंने अगेन क्या कहा? उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि ये सारे के सारे फैक्टर जिनकी हमने बात की है ना, इन चारों के चारों फैक्टर की, राइट, ये चारों के चारों फैक्टर या तो कांस्टेंट है या वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द इंडिविजुअल इनकम, राइट। मींस ये चारों के चारों फैक्टर या तो आप कांस्टेंट मान लो, राइट, या फिर आप मानो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेट किससे करेंगे? आपकी इनकम से रिलेट करेंगे, ये वो मान के चल रहे हैं। ओके, नाउ अगेन उनका क्या मानना था? वो फिर कहते कि देखो जो नेशनल इनकम है, जो हम रियल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, वाई की जो हम बात कर रहे हैं हमारी इक्वेशन में, मींस ये वाली इक्वेशन में, ये पर्टिकुलर थर्ड इक्वेशन में, ये वाई वो कहते हैं कि वाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। मींस ये वाला वाई कांस्टेंट है, जो कि फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच में भी यही बात कही गई थी कि वाई जो है वो रियल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और रियल फोर्सेस बेसिकली क्या करती हैं? शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट रहती हैं। तो देश में कितना आउटपुट आप क्रिएट कर रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगेन उनका मानना था कि जो के है वो भी कांस्टेंट है, जो कैश बैलेंसेस आप अपने पास रख रहे हैं वो भी आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि कितना डिमांड फॉर मनी कर रहे हो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्टीमेटली जो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपने देखा, वो जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है डिमांड फॉर मनी पे। आर यू गेटिंग मी? और ये डिमांड फॉर मनी जो डिटरमाइन करते हैं ये चारों के चारों फैक्टर, और ये चारों फैक्टर किस पे इंफ्लुएंस करते हैं? ये इंफ्लुएंस होते हैं आपकी नेशनल इनकम से, नॉमिनल इनकम से। बेसिकली अगर आपने उस नॉमिनल इनकम को कांस्टेंट मान लिया तो अल्टीमेटली जो आप डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं, मींस आपकी मनी का, नॉमिनल इनकम का कितना प्रपोर्शन आप एज ए अपने पास कैश बैलेंस रखोगे, मींस द के दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आर यू गेटिंग मी? सो उनका मानना था कि ये पर्टिकुलर जो के है ये भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अब आपने y को कांस्टेंट मान लिया, k को कांस्टेंट मान लिया, और आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? P, द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है? द मनी सप्लाई दैट यू हैव इन योर कंट्री।
तो जैसे जैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन जैसे जैसे आपके देश में मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके देश में क्या बढ़ता रहेगा, द प्राइस लेवल भी बढ़ता रहेगा, राइट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डबल कर दो सप्लाई ऑफ मनी, प्राइस लेवल डबल हो जाएंगे। 10% बढ़ा दो 10% बढ़ जाएंगे, 10% गिरा दो 10% गिर जाएंगे। दैट मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसके बीच में, द मनी सप्लाई एंड द प्राइसेस इन एनी कंट्री। यहां पे जो मनी सप्लाई है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सोजीनियसली गिवन, और जो आपका प्राइस लेवल है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर जिसको एंडोजीनियस वेरिएबल भी हम बोलते हैं। ओके, डायग्राम की अगर हम इसकी बात करें तो इसका डायग्राम सिंपल सा डायग्राम है। यहां पे जो आपका मनी डिमांड है दैट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, द मनी इनकम दैट यू हैव। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा मनी डिमांड, राइट। आपका जितना कम आपका इनकम उतना ही कम आपका मनी डिमांड बेसिकली होने वाला है। इट मींस कि दोनों के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिखाई देगा। ओके, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे आपने रखना है डिमांड फॉर मनी। ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा हुआ है, डिमांड फॉर मनी रखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, द नॉमिनल नेशनल इनकम लेना है, दैट इज द पी वाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मनी डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, द के पी वाई, है ना। और जो के है ना बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है के, है ना। मींस कितना परसेंटेज आप आपकी नॉमिनल इनकम का अपने पास क्या कर रहे हैं, एज ए कैश बैलेंस रख रहे हैं। जितना ज्यादा के बढ़ता रहेगा ना उतना ही आपको क्या दिखाई देगा, जो आपका ये पर्टिकुलर कर्व है ये ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। और जितना के डिक्रीज होता रहेगा उतना उतना ये जो कर्व आपको क्या दिखाई देगा, नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। सो के बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्लोप। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको कहीं पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कांस्टेंट दिखाई दे रहा। क्यों कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बेसिकली होता क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जब इसके आगे आप कुछ जैसे बीटा 0 लगा दो, दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। अब ये कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटरसेप्ट को डिफाइन करता है। इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है, अगर ये कर्व पर्टिकुलर कर्व मनी डिमांड कर्व ये कुछ वाई एक्सिस से जा रहा होता, मींस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा होता, राइट। तो वाई एक्सिस का जो कांस्टेंट अमाउंट है आपके पास ये कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन ये कहां से ओरिजिन हो रहा है, 0 से। मींस इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो ओरिजिन से ओरिजिन हो रहा है, मनी डिमांड का जो कर्व है बेसिकली। इसका मतलब आपका जो इंटरसेप्ट टर्म है वो आपके पास नहीं है। ओके, सो इस वजह से यहां पे आपको किसी भी तरह का बीटा 0 नहीं दिखाई दे रहा। कोई डाउट किसी को अभी तक, एनीवन, नहीं ना। ओके, सो देखो अगेन अगर हम आगे आते हैं तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट क्या अज्यूम करके चलते हैं कि के जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा और वाई भी आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। क्यों वाई कांस्टेंट रहेगा, अगेन जैसे कि फिशर ने अज्यूम किया था कि देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। क्यों है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि सेज लॉ ऑपरेट करता है और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। इट मीन्स कि आपके देश में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, वॉट एवर द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन योर पर्टिकुलर कंट्री, वो सारे के सारे जो हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी में काम करने का 8 घंटे का काम चाहिए आपको 8 घंटे का काम मिल रहा है। आपको पैसा जो है किसी को ब्याज पे देना है, आपका दिया हुआ है, वहां से आपका ब्याज आ रहा है। नथिंग, नो रिसोर्सेज इज आइडल रिसोर्स। सारे रिसोर्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मींस फुल एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर सारी की सारी चीजें फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही हैं तो आपका वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सीधी सी बात है, राइट। सो वाई जो है वो कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं। और अगर वाई कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर इस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई देगा, इस इक्वेशन में दिखाई देगा कि P एंड M के बीच में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा। समझ आया? ओके, अब देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज, जो कुछ सिमिलैरिटीज देते हैं फिशर की जो ट्रांजैक्शन अप्रोच थी और जो कैम्ब्रिज की कैश बैलेंस अप्रोच है उसके बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है। सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो ये कि जो के की आपका पर्टिकुलर टर्म है, जो कैश बैलेंस आप ले रहे हैं, है ना, वो दैट इज इक्वल टू 1/v। मीन्स जैसे कि अभी हमने बात की, दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेशन है दोनों का एक दूसरे के साथ। जितना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, मीन्स आपके हाथ में जैसे पैसा आया ना, आपने इनकम कमाया, साथ के साथ आपने खर्च दिया, है ना। 1 मिनट के लिए भी आपने वो पैसा अपनी जेब में नहीं रखा, होते हैं ना बहुत सारे लोग जो है स्पेंडर्स होते हैं। सो ऐसे केस में आपको के की वैल्यू क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी बहुत ही, क्योंकि आपने कैश बैलेंस तो अपने पास रखा ही नहीं। और जितना ज्यादा सर्कुलेशन कम होगा, मींस कोई भी इनकम आया वो जेब में गया, आपने स्पेंड ही नहीं किया आगे, उतना ज्यादा आपको के की वैल्यू जो कैश बैलेंस है वो क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, राइट। सो इट मींस कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप आपको दिखाई देगा। लेकिन दोनों में अगर सिमिलैरिटीज हैं उसके बावजूद भी
हम ये मानते हैं कि जो कैश बैलेंस अप्रोच है ना, दैट इज सुपीरियर टू द फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कैसे हैं उसके पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या है। सबसे पहली बात, जो कैश बैलेंस अप्रोच में मनी का फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू डिफाइन किया गया, जबकि फिशर ने उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही माना था। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हम एक तरह से एसेट के रूप में मनी को अपने पास रख रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल डेफर्ड पेमेंट्स के, फ्यूचर की पेमेंट्स के लिए किया जा सके। किसी को कल को पेमेंट करना है उसके लिए भी किया जा सके, कल को गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना है उसके लिए भी किया जा सके। जबकि फिशर का कहना था कि मनी जो है दैट इज यूज्ड ओनली एज ए, मींस जो मनी का फंक्शन है दैट इज ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ सीबी अप्रोच ओवर द फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच। दूसरी जो आप बात करेंगे वो ये कि जो फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच थी उसका क्या मानना था, जब हमने वो पढ़ा था कि उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो किस पे डिपेंड करती थी, मेथड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फैक्टर पेमेंट्स पे डिपेंड करती थी। इट मींस कि जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से पेमेंट मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या उनको पेमेंट मिलने की, वीकली मिल रहा है, डेली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, बाय एनुअली मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, राइट। सो एक तो उस पर डिपेंड करता था। दूसरा स्पेंडिंग हैबिट जो है लोगों की उस पर डिपेंड करता था, राइट, कि लोग जो हैं वो सेवर्स हैं या स्पेंडर्स हैं, या इस पे डिपेंड करता था कि बैंक किस हिसाब से और कितने टाइम में डिपॉजिट्स क्रिएट कर देते हैं, राइट, या फिर मनी क्रिएट कर देते हैं कमर्शियल बैंक, है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। और ये मानना था उनका कि ये सारी की सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। ओके, सो उनका ये मानना था। जबकि सीबी अप्रोच की जो आप बात करते हैं तो जो हमने इसमें के लिया दैट इज व्हाट, दैट इज द बिहेवियरल इन नेचर। कैश बैलेंस अप्रोच में जो के है ना वो बिहेवियरल इन नेचर है। के इज ए बिहेवियरल रेशियो, वो बिहेवियर पे डिपेंड करेगा किसी इंडिविजुअल के कि उसके पास कितना कैश बैलेंस है, कम है या ज्यादा है, राइट। सो यहां पे देखो बिहेवियर की बात करते हैं तो इट मींस कि जो सीबी अप्रोच है वो एक तरह से बिहेवियरल अप्रोच है, और जो आपकी फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच थी वो मैकेनिकल अप्रोच थी। वो एक तरह से मैकेनिक्स की तरह जो है चलती थी कि बेसिकली आपने ये अज्यूम कर लिया, इस पे डिपेंड करता है, दीज आर द कांस्टेंट थिंग्स दैट यू हैव, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल स्टफ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल्स बिहेवियर। जबकि सीबी अप्रोच ने किस चीज को ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा जो है स्ट्रेस किया, ले किया, एम्फेसिस किया, वो किया बिहेवियर पे ऑफ द पीपल। और जो तीसरी सुपीरियरिटी और वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सुपीरियरिटी है जो सीबी अप्रोच की ओवर द फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, वो है कि यहां पे सीबी अप्रोच में जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी के आधार पे मनी का बेसिकली वैल्यू को डिफाइन किया है रिगार्डिंग में, जबकि फिशर ने ऐसी बात बिल्कुल भी अपने एनालिसिस के अंदर नहीं की थी। सो दीज आर सम ऑफ द डिसिमिलरिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी क्या थी बेसिकली सीबी अप्रोच की ओवर द फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच। लास्ट अगर अब लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि सीबी अप्रोच में भी जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं वो के को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, जबकि अगर आप रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो ना तो के कांस्टेंट होता है शॉर्ट टर्म में और ना ही वी कांस्टेंट होता है, राइट। मींस दोनों में आपको शॉर्ट टर्म में क्या दिखाई देता है, फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं, राइट। सबसे पहली बात तो यही लिमिटेशन है सीबी अप्रोच की। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये कि सीबी अप्रोच जो है वो डिमांड फॉर मनी को एज ए एसेट नहीं देख पाए। मींस उन्होंने कहा कि आप मनी की डिमांड करते हैं फॉर द सेक ऑफ ओनली व्हाट, द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, राइट। इट मींस मनी की डिमांड करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर पेमेंट कर पाओ। लेकिन मनी की डिमांड को अगर उन्होंने एसेट माना होता तो जैसी मनी डिमांड को एसेट मानते तो वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करता, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको इन्फ्लुएंस करता है, इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस होता तो अल्टीमेटली क्या इन्फ्लुएंस होता, जो नेशनल इनकम है वो इन्फ्लुएंस होता। तो जो उन्होंने वो वाई को कांस्टेंट माना है ना वो कांस्टेंट ना रहता। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो इट मीन्स कि ये जो है वो सेकंड लिमिटेशन आपको दिखाई देता है। और फर्दर इस लिमिटेशन की जो बात है उसको जो ओवरकम किया गया इन सारी की सारी लिमिटेशन को वो जे.एम. केन्स ने, जॉन मेर्नार्ड केन्स ने किया अपने एनालिसिस में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर मनी केन्स ने क्या समझी, किस हिसाब से उसका जो है उसने एक्सप्लेनेशन किया और किस चीज़ पे उसने ज़्यादा एम्फेसिस किया और किस चीज़ पे उसने कम एम्फेसिस किया, उसके बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे केन्स की, जब हम बात करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिमांड फॉर मनी। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है सीबी अप्रोच में, एनीवन? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।